गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में पहला पाठ पत्र एवं डायरी पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पत्रों का कितना महत्व है। मनुष्य के जीवन में पत्र का बहुत ही महत्व होता है। अपने से दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। पत्र का महत्वपूर्ण अंश प्रारंभ और उपसंहार होता है। विद्यार्थियों को उन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। बीच के भाग में तो वे कुछ न कुछ लिख डालते हैं। यद्यपि आज के आधुनिक युग में दूरभाष, तार, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है, फिर भी मनुष्य जीवन में पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। क्योंकि पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा से सस्ता है। जो आप मोबाइल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, दूरभाष के ज़रिए कोई बात करते हैं तो आप बात तो करते हैं, लेकिन वो महंगी पड़ती है बात आपको। और पत्र के माध्यम से वही बात आपको सस्ती, यानी कि एकदम नॉर्मल सस्ती होती है। इसलिए पत्रों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। आप मानते हैं कि पत्र, इंटरनेट, दूरभाष, मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी आप अपने सगे संबंधियों को बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों तक कोई बात पहुंचानी हो तो आप मोबाइल या दूरभाष से बात नहीं कर सकते, आपको पत्र लिखना पड़ता है। जैसे कि अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको शिकायती पत्र, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। आप अपने सगे संबंधियों को फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए या दूरभाष के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं और समाचार ले सकते हैं, लेकिन आपको अधिकारी तक कोई बात पहुंचानी हो तो सिर्फ न सिर्फ पत्रों का ही माध्यम चुना जाता है। क्योंकि शिकायत करने में या आवेदन या प्रार्थना पत्र के लिए सिर्फ न सिर्फ पत्रों का ही महत्व, इस साधन का उपयोग किया जाता है। पत्र हमारे जीवन में निश्चित पत्रों के निम्नलिखित प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है पत्र का निमंत्रण पत्र। आपको किसी को निमंत्रण देना हो तो निमंत्रण पत्र लिखना पड़ता है। दूसरा पत्र है बधाई पत्र। किसी को बधाई देनी हो तो बधाई पत्र लिखा जाता है। तीसरा है आश्वासन पत्र, जिसको आपको किसी को आश्वासन देना है तो वो आश्वासन पत्र लिखा जाता है। अनुमति, चौथा पत्र है अनुमति। आपको किसी की अनुमति लेनी हो तो अनुमति पत्र के जरिए आप अनुमति ले सकते हो। प्रार्थना पत्र, निवेदन करना है आपको तो आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। छठा है कार्यालयी पत्र। अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों को आपको कोई बात करनी है तो वो कार्यालयी पत्र कहलाता है। और व्यावसायिक, आप कोई भी धंधा बिजनेस करते हो तो व्यावसायिक पत्र की जानकारी आप व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्र, आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि पत्र लिखते समय आपको किस बात को ध्यान में रखना चाहिए और किस बात से लेकर आप पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप पत्र लिखते हैं तो
स्थान, पता और दिनांक लिखना चाहिए सबसे ऊपर दाहिनी ओर। तो पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना स्थान, प्रेषक का पता और नीचे दिनांक लिखना आवश्यक होता है। सबसे पहले आप पत्र लिखते हो तो दाहिनी ओर आपको प्रेषक का पता और नीचे दिनांक लिखना चाहिए। प्रायः विद्यार्थी मित्र प्रश्न पत्र में पता दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों के लिए जो आप परीक्षार्थी है और परीक्षार्थी में प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न पत्र में पता दिया जाता है, इसलिए विद्यार्थियों को वही पता लिखना चाहिए। परीक्षार्थी पत्र में अपना पता न लिखे। जो आप प्रश्न पत्र यानी परीक्षा देते हो और प्रश्न पत्र जो होता है इसमें परीक्षार्थी के लिए प्रश्न पत्र में जो पता दिया जाता है वही पता विद्यार्थियों को परीक्षा में लिखना है, अपना पता नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा है संबोधन और अभिवादन। संबोधन, पहले आप पता लिखते हो, पता लिखने के बाद नीचे संबोधन और अभिवादन लिखना है। तो अभिवादन और संबोधन में आप क्या करते हो? तो विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंध विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन लिखना पड़ता है। कोई भी हो विद्यार्थी मित्र, कोई भी व्यक्ति पत्र लिखता है, व्यक्ति लिखता है या विद्यार्थी लिखता है, तो सबसे पहले ऊपर पता लिखना चाहिए, पता के बाद नीचे संबोधन और अभिवादन करना चाहिए और शिष्ट शब्दों में करना चाहिए। जैसे आप शिष्ट शब्दों का इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र, चिरंजीवी, सिद्धू आदि शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति में अभिवादन, शिष्टाचार सूचक शब्द का लिखना चाहिए। जैसे शिष्टाचार शब्द यानी कि अभिवादन में इस प्रकार आते हैं, जैसे सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, स्नेह नमस्ते, शुभ आशीर्वाद आदि संबोधन और अभिवादन दो अलग अलग पंक्तियों में इस प्रकार लिखना चाहिए। जैसे पहली पंक्ति में आपको संबोधन यानी कि पूज्य पिताजी इस प्रकार लिखा जाता है, जिसके बाद आता है अभिवादन तो सादर प्रणाम। इस प्रकार आप संबोधन और अभिवादन लिख सकते हैं। जैसे कार्यालयी पत्रों में मैंने आगे बोला इस प्रकार, संबोधन में पूज्य पिताजी और अभिवादन में सादर प्रणाम। इस प्रकार कार्यालयी पत्रों में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम, निर्देश और पता लिखा जाता है। फिर विषय या संदर्भ में शीर्षक लिखकर पत्र का हेतु संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है और उसके बाद उसे उचित संबोधन किया जाता है। ये सिर्फ कार्यालयी पत्रों के लिए है। आपको अपने पिताजी को, अपने मित्र को, अपनी सहेली को, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है तो संबोधन में इस प्रकार लिखा जाता है, पूज्य पिताजी, पूज्य मोटा भाई, इस प्रकार अभिवादन में सादर प्रणाम लिखा जाता है। लेकिन कार्यालयी पत्रों में आपको पत्र लिखना है तो सेवा में लिखकर शीर्षक लिखकर पत्र का स्पष्ट हेतु आपको लिखना है और उसे योग्य संबोधन करना है। जैसे व्यावसायिक पत्रों में सेवा में की जगह प्रति सेवा, ये सेवा शब्द है वो कार्यालय पत्र के लिए है। और जब व्यावसायिक पत्र यानी कि आप कोई व्यवसाय करते हो और आपको पत्र लिखना है तो सेवा की जगह आपको प्रति शब्द लिखा जाता है। पत्र का कलेवर या विषय, जैसे पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात विषय की होती है। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र में कलेवर की पहली पंक्ति शुरू होती है। पत्र में विशेष भूमिका या प्रस्तावना की जरूरत नहीं होती है, फिर भी पत्र के कलेवर या विषय को साधारण रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है आरंभ, जो विषय होता है वो विषय पहला है आरंभ, दूसरा है मध्य और तीसरा है अंत। आरंभ में व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में
कुशल समाचार लिखे जाते हैं। जो आप पत्र में विषय लिखते हैं उसका आरंभ इस प्रकार होता है। तो व्यक्तिगत पत्रों में आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं। पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक प्रतीत हो। व्यावसायिक पत्र में संबंध में व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत की जाती है। ये पत्र का जो विषय होता है उसका आरंभ होता है। अब उसका मध्य, जो मध्य है किस प्रकार है, तो यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है और मूल विषय को भलीभांति समझकर औचित्य और आवश्यक के अनुसार उसकी चर्चा करनी चाहिए। ये उसका मध्य है। अब अंत आता है। अंत में जिससे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के कुशल क्षेम के लिए अभिलाषा प्रकट की जाती है और उसके पत्रोत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। ये विषय के आरंभ, मध्य और अंत। अब समाप्ति अंत में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े के संबंध अनुसार आपका आज्ञाकारी, हितेशु आदि लिखा जाता है और उसके नीचे पत्र लेखक का नाम लिखा जाता है। कुछ विद्यार्थी पत्र के समाप्ति में XYZ लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में पत्र लेखक का जो नाम दिया गया है वही लिखना है। कार्यालयी एवं व्यावसायिक पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में आपको भवदीय, आपका विनीत आदि लिखना है और इस प्रकार पत्र लिखने का परिचय और हस्ताक्षर की दाई और सबसे नीचे लिखा जाता है और इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्र, अब आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक में जो पहला पत्र है निमंत्रण पत्र, तो आइए निमंत्रण पत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले निमंत्रण पत्र है। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। विद्यार्थी मित्र, निमंत्रण गुजराती में इसे आमंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? आमंत्रण। जन्मदिन के अवसर पर आपको अपने मित्र को निमंत्रण देना है, तो किस प्रकार आप निमंत्रण दे सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम इस पत्र के जरिए देंगे। इसमें जो पता लिखा है, मैंने लिखा था तो पता लिखा है 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत। नब्बे बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत। पिन कोड 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। इधर जो शाहिल शाह है वो अपने मित्र स्नेहल को पत्र लिखता है। अपना पता लिखा है उसने, ये पता है, ये पता है 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत। 8 अगस्त को उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा है 2011 में। प्रिय मित्र स्नेहल और सप्रेम, ये देखो ये संबोधन है और ये अभिवादन है। प्रिय मित्र स्नेहल,
ये संबोधन है और स प्रेम स्मरण यह अभिवादन है। अब विद्यार्थी मित्र, अब साहिल अपने मित्र स्नेहल को किस प्रकार निमंत्रण देता है, इसकी जो मैंने आपको बताया था कि जो पत्र लिखते हो तो पत्र में विषय में आरंभ, मध्य और अंत किस प्रकार लिखा जाता है उसकी हम जानकारी इस पाठ्य पुस्तक के जरिए पढ़ेंगे। तुम्हें साहिल कहता है कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। साहिल स्नेहल को इस प्रकार किस बातचीत करता है पत्र में, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। साहिल कहता है स्नेहल को कि तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है। साहिल कहता है कि जो मेरा जन्मदिन है इस बार छुट्टी का दिन है, इसलिए रविवार के दिन मेरा जन्मदिन आता है, इसलिए वो छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। साहिल कहता है स्नेहल को रविवार के दिन मेरा जन्मदिन आ रहा है और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है, इसलिए इस जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। ऐसा साहिल स्नेहल को कहता है पत्र के जरिए। तुम जानते हो कि सालगिरह यानी कि जन्मदिन, तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का होता है। साहिल कहता है स्नेहल को कि मित्र तुम जानते हो कि अपना जो जन्मदिन होता है उसे सालगिरह भी कहते हैं, उनका जो आनंद होता है कितना अनेरा होता है। तो तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। साहिल कहता है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे कई रिश्तेदार, सगे संबंधी, रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी भी यहाँ आएंगे मेरे घर पर। विपिन आने वाला है, साजिद आने वाला है, प्रशांत आने वाला है, सानिया आने वाली है, आदि सब अवश्य आएंगे। साहिल अपने मित्र का उल्लेख करता है कि विपिन भी आने वाला है, साजिद भी आने वाला है, प्रशांत भी आने वाला है और सानिया भी आने वाली है और ये अवश्य मेरे जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। साहिल कहता है कि विपिन आने वाला है, साजिद, प्रशांत, सानिया ये सब आने वाले हैं। मैं भी चाहता हूँ कि स्नेहल तुम भी मेरे घर मेरे जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। यदि तुम अगर मेरे जन्मदिन के अवसर पर नहीं आओगे तो मुझे बुरा लगेगा। ऐसा साहिल स्नेहल को कहता है। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। साहिल कहता है कि इस दिन हम सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। दिन भर भोजन होगा, जलसा होगा, खेल होगा आदि और रात को हम सभी मित्र सिनेमा देखने जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। साहिल कहता है कि स्नेहल तुझसे मैं आशा रखता हूँ कि तुम जरूर मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे घर आओगे और मेरे उत्साह और मेरे आनंद को और बढ़ाओगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ऐसा साहिल किसको कहता है? स्नेहल को कहता है। लास्ट में समाप्ति की बात आती है तो साहिल लिखता है कि तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। साहिल यह लिखता है कि लास्ट में समाप्ति में तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। प्रतीक्षा यानी इंतजार। लास्ट में साहिल यह लिखता है कि तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन यानी कि छोटा भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। साहिल कहता है कि आगमन, तुम्हारे आने की मैं प्रतीक्षा इंतजार करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। लास्ट में वो अपना नाम लिखता है, तुम्हारा मित्र साहिल शाह।
विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरा पत्र है बधाई पत्र। बधाई यानी सालगिरह, जन्मदिन, पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त अब दूसरा पत्र है बधाई पत्र। स्नेहल साहिल को पत्र लिखता है, सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। जैसे यह पता है, देखो, शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। यह प्रिय मित्र साहिल, यह संबोधन है। सप्रेम नमस्मरण, ये अभिवादन है। साहिल, स्नेहल साहिल को पत्र लिखता है, जन्मदिन पर बधाई देता है। तो जन्मदिन के यानी कि जन्मदिन पर वो बधाई देता है। जैसे ये पता है, यह संबोधन, यह अभिवादन है। अब आपको किसी को बधाई देनी हो तो आप किस प्रकार, किस शब्दों का प्रयोग करके अपने मित्र या अपने सगे संबंधी को बधाई दे सकते हो। स्नेहल कहता है, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। स्नेहल साहिल को कहता है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। स्नेहल साहिल को कहता है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। स्नेहल साहिल को कहता है कि कल ही तुम्हारा पत्र मुझे मिला और हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण, तूने तुम्हारी सालगिरह पर हमें निमंत्रण पत्र जो भेजा था वो भी मिला और यह जानकर विशेष खुशी हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है, कल ही तुम्हारी सालगिरह है, कल ही तुम्हारा जन्मदिन है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो बहुत सुबह 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। अब स्नेहल साहिल को कहता है कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र मुझे मिला, मुझे खुशी हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है, लेकिन इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। पिताजी को सुबह 10 बजे दफ्तर यानी कार्यालय जाना पड़ता है। दर्शना को सुबह स्कूल जाना पड़ता है। छोटी बहन दर्शना है तो उसे बहुत सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। स्नेहल साहिल को कहता है कि एक तरफ मेरी माँ बीमार है, पिताजी को कार्यालय जाना पड़ता है और जो छोटी बहन दर्शना है उसे स्कूल जाना पड़ता है और घर का सभी जो बोझ है वो मेरे पर है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मित्र साहिल, तुम ही बता कि यह सारा बोझ किसे सौंप कर तुम्हें आ मिलूं और किसको सौंप कर तुझे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। स्नेहल कहता है साहिल को कि मुझे तुझसे मिलने की बहुत तमन्ना होती है, लेकिन क्या करूं, ये सारा बोझ मेरे पर है, इसलिए उड़कर भी तेरे पास में नहीं आ सकता। परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ, घर की परिस्थिति का विचार करके मैं विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मन इच्छा होते हुए भी तेरे पास नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए। स्नेहल कहता है साहिल को कि अब तो तुम 1 साल बड़े हो गए, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं।
इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और तुम खुशियां मनाने का मौका मिले। सॉरी, बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं वहाँ उपस्थित न रहते हुए मेरे दिल में तेरे लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और तुम्हें दिल से मैं शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। चिरंजीवी, तुम दीर्घायु हो और भगवान तुम्हें यह नया वर्ष आने वाला है तुम्हारे लिए शुभदायी हो। ऐसे तुम्हारे दिल से तुम्हारे मित्र स्नेहल की तुम्हें शुभकामना है। तुम्हारा मित्र स्नेहल। विद्यार्थी मित्रों, पहला निमंत्रण, दूसरा बधाई और अब तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। आश्वासन, आप किसी को किस प्रकार आश्वासन दे सकते हैं, इसकी जानकारी इस पत्र में दी गई है। खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। एक सखी दूसरी सखी को आश्वासन पत्र लिखती है। अवनी अपनी सखी जागृति को किस प्रकार आश्वासन देती है, इस पत्र में दिया गया है। पता है मातृछाया स्टेशन रोड अहमदाबाद 17 नवंबर 2011। संबोधन करती है, प्रिय सखी जागृति, और अभिवादन करती है सप्रेम स्मृति। अब अवनी अपनी सखी जागृति को आश्वासन पत्र लिखती है। जागृति है वो खेल महाकुंभ में असफल यानी कि खेल महाकुंभ में असफल हुई है। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर अवनी अपनी सखी जागृति को पत्र लिखती है, आश्वासन देती है। जागृति अपनी सखी जो है खेल महाकुंभ में असफल रही हुई है। अवनी कहती है, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। अवनी कहती है जागृति को कि आज तुम्हारे पिताजी को मैंने फ़ोन किया था और फ़ोन के जरिए मुझे पता चला कि तुम खेल महाकुंभ, जो खेल महाकुंभ होता है, इसमें जो चक्र फेंक प्रतियोगिता यानी कि जो चक्र फेंक की जो स्पर्धा होती है, इसमें तुम असफल हुई हो। असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ। अवनी कहती है अपनी सखी जागृति को कि ऐसे समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस प्रतियोगिता में तुम असफल रही हो और तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत बड़ी आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। अवनी कहती है जागृति को, हमने तुमसे बहुत बड़ी आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी, लेकिन तुम असफल हुई हो, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ। प्रिय सखी, अवनी कहती है जागृति को, प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। खेल एक ऐसी जो क्रिया है, अथवा प्रिय सखी, खेल में हमेशा
जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए। अवनी कहती है जागृति को कि खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब कुछ जो होने वाला था वो हो गया, इसलिए उसका शोक दुख नहीं करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। जो तुम्हें असफलता मिली है इससे भी नाराज यानी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। सफलता उन्हीं के क्या करती है? चरण चूमती है जो अपनी ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। अब निराश या उदास होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अब अवनी कहती है कि आप दुगने उत्साह से अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम जिले में नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। तुम जिले में नहीं लेकिन गुजरात राज्य में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने कार्य में मनोयोग से लग जाओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगे और दिल से अपने काम में लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। इस प्रकार यह आश्वासन पत्र पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब चौथा पत्र है अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। रमेश अपने पिताजी को प्रवास में जाने के लिए अनुमति पत्र लिखता है। किस प्रकार? तो रमेश है वो जीवन भारती जो छात्रालय है इसमें रहता है। जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद। सितंबर 2011। ये रमेश जीवन भारती छात्रालय में रहता है दाहोद, स्टेशन रोड दाहोद। 19 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा है। वो संबोधन में इस प्रकार लिखता है, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अभिवादन करता है, सादर प्रणाम। अब रमेश अपने पिताजी को प्रवास में जाने की अनुमति किस प्रकार पत्र के जरिए आपको बताता है। आपका पत्र मिला। रमेश कहता है कि पिताजी आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। रमेश कहता है कि पिताजी आपका पत्र मुझे मिला, आप सभी मेरे मम्मी, आप, भाई सभी सकुशल, घर पे सभी सकुशल जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं आनंद, मुझे खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। रमेश कहता है कि पिताजी आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। आपको मैं सूचित करता हूँ, रमेश कहता है अपने पिताजी को, कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी मित्र अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैं भी, रमेश कहता है कि पिताजी मेरे कक्षा के सभी मित्र, विद्यार्थी मित्र है, 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित यानी कि
प्रवास में जोड़ना चाहता हूँ और सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यहाँ से हमारी स्कूल बस की जो स्कूल में बस है उसकी अजंता एलोरा गुफा देखने जाने के लिए स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। यह जो प्रवास है अजंता एलोरा की गुफा का, वो प्रवास 3 दिन का है और 800 रुपये खर्च आएगा। इस प्रवास का खर्च है 800 रुपया। उस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। यह जो प्रवास है, इस प्रवास में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिलेंगे। मेरे सभी जो मित्र है, साथी है, मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत, डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। जो मेरे मित्र है, मनीष है, साहिल है, श्रेया है, जाकिर है, वहीदा है, गुरमीत है, डेविड है, भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। पिताजी, रमेश कहता है कि पिताजी इस प्रवास में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास में जाने के लिए मुझे अनुमति देंगे और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। मनी ऑर्डर यानी कि धनादेश, यानी कि आप मुझे इस प्रवास में जाने की अनुमति, परमिशन दे और 800 रुपये खर्च होने वाला है तो मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करे। पूज्य पिताजी को सादर प्रणाम। रमेश लिखता है, मेरी जो माताजी है उसको मेरा सादर प्रणाम कहना और जो मेरी बहन है सोनल को मेरा प्यार कहना। आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो अनुमति है इसमें देखो, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश।